नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज का यह वीडियो हमारा विषय हिंदी के रिवीजन सेट का भाग 2 है। अभी तक हम बहुत सारे प्रश्न उत्तर देख चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो उन वीडियोस में से कुछ प्रश्नों का आज हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। देखिए, आलस्य शब्द के लिए हमें बताना है कि विशेषण जब हम उसका बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तो पहले इसका संयुक्त उत्तर बता देता हूँ। इसका संयुक्त उत्तर हो जाएगा सी, आलसी। आलस्य का विशेषण क्या होता है? आलसी होता है। देखिए, विशेषण क्या होता है? विशेषण मतलब कोई ऐसा शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता बताता है। अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, तो आपको अब इसकी विशेषता बतानी है आलस्य शब्द का इस्तेमाल करके। तो आप कैसे बोलेंगे? यह व्यक्ति आलसी है। कैसे बोलेंगे आप? यह व्यक्ति आलसी है। आलसी शब्द का आपने इस्तेमाल किया इसकी विशेषता बताने के लिए। आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि यह व्यक्ति आलस है, या व्यक्ति अलस है, या यह व्यक्ति आलसीपन है। नहीं, यह व्यक्ति आलसी है। चलिए अगला प्रश्न, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। देखिए, दिगंबर, इसका संधि कैसे पता चलेगा? संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो दिगंबर का संधि विच्छेद हो जाएगा दिक धन अंबर। अब देखिए, दिख का क और अंबर का अ। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं एक व्यंजन वर्ण का स्वर के साथ मेल हो रहा है। तो जहां भी व्यंजन वर्ण का मेल हो जाता है किसी अन्य स्वर या व्यंजन से, वहां क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। ध्यान रखिएगा, व्यंजन संधि में क्या होता है? जब आप उनके वर्णों का मेल कराएंगे तो वहां पे कोई ना कोई एक वर्ण क्या हो जाएगा? आपका व्यंजन हो जाता है। तो व्यंजन दिख गया तो आप समझ जाइए वो व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अपादान कारक। देखिए कैसे पता चला? तो ध्यान से देखिएगा, अगर किसी भी वाक्य में आपको से कारक दिखता है, से शब्द, तो जो से होता है याद रखिए ये दो चीजों में आता है। एक तो आपका करण कारक में भी से आता है और दूसरा आपका अपादान कारक में भी से आता है। तो इसलिए हमें चिन्हों के साथ साथ हमें इसके अर्थ को भी समझना है। इसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ याद रखिएगा कि जिस वाक्य में भी किसी एक संज्ञा का किसी दूसरे संज्ञा से अलगाव हो, यानी कि एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु से अलग हो रहा हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा? अपादान कारक। यहाँ पे हम देख सकते हैं पेड़ से फल गिरा, तो जो फल है वह पेड़ से अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अलग होने का बोध है, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों, आप लोगों को आवश्यक सूचना देना चाहेंगे, हमारे सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के द्वारा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है जो कि 5 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है। लेकिन अभी भी आप चाहें तो इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अभी भी आपके लिए यह ओपन है। यदि आप सीजीपीएससी प्यून या सीजी टेट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि यह पूरी तरीके से आयोग के पैटर्न पर आधारित है। मतलब जिस तरीके से आयोग आप लोगों से प्रश्न पूछता है प्रश्न पत्र में, उसी तरीके से आप लोगों के लिए यह टेस्ट डिजाइन किया गया है। बिल्कुल हमने भी उसी तरीके से प्रश्नों को आप लोगों के लिए बनाया है। इसका शुल्क है मात्र 149 रुपए। तो यदि आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमारा यह नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके आप इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में इसका रजिस्ट्रेशन लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं, आंख सेकना का सही अर्थ कौन सा है। तो देखिए, आंख सेकना एक मुहावरा है जिसका अर्थ हो जाता है दर्शन सुख लूटना। इस बात को याद रखिएगा, आंख सेकना यानी दर्शन सुख लूटना। कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। देखिए, कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। जो और वह, ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। देखिए, कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आप लोगों को एक रेस्टोरेंट में ले गया और मैं पूछूंगा आपसे कि आप बताइए क्या खाएंगे, तो आप बोलोगे कुछ भी खा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे निश्चय नहीं हो पा रहा है कि आप क्या खाएंगे, है ना। आप डोसा खाएंगे कि आप गुपचुप खाएंगे कि आप चाट खाएंगे, वहां पे निश्चित नहीं हो पा रहा है। कुछ भी खा लेंगे बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ भी लेके आ जाऊंगा, समझ नहीं आएगा तो। दूसरा, मान लीजिए मैं आप लोगों को कोई घुमाने ले गया, आप बोलेंगे वहां पे खाने का कौन सा सामान मिलेगा, तो मैं बोलूंगा कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, है ना। कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा वहां पे निश्चय नहीं हो पा रहा है कि नमकीन मिलेगा कि बिस्किट मिलेगा कि मिक्सचर मिलेगा, क्या मिलेगा नहीं समझ में आ पा रहा है ना। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि सब कुछ मिलेगा, तो सब कुछ में क्या मिलेगा, वहां पे भी तो निश्चित नहीं हो पा रहा है ना कि सब कुछ क्या मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, रसगुल्ला मिलेगा कि मिठाई मिलेगा कि क्या सब कुछ क्या मिलेगा। तो इसलिए ये भी हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन देखिए, जो और वह, जैसे मैं बोलूंगा कि आप क्या खाएंगे, जैसे आपने बोला कि जो आप खाओगे मैं भी वही खा लूंगा, इस तरीके से आप बोलोगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं रसगुल्ला खाऊंगा तो आप भी रसगुल्ला खाओगे, अगर मैं गुपचुप खाऊंगा तो आप भी गुपचुप खाओगे।
ठीक है, अगर मैं डोसा खा रहा हूँ तो आप भी डोसा खाओगे, तो यहाँ पे निश्चय तो हो जा रहा है ना, निश्चित तो हो जा रहा है कि हाँ आप क्या खाओगे, जो मैं खाऊंगा वो खाओगे। या अगर आप बोलेंगे कि वह आदमी जो खा रहा है मैं भी वही खाऊंगा, अब वह आदमी जो है वह समोसा खा रहा है, तो मुझे पता चल गया अच्छा वह आदमी जो खा रहा है यानी कि आप समोसा खाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो ये दोनों शब्द है वो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं था, तो ये हमारा सही उत्तर हो गया और बाकी का हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम था। चलिए अगला प्रश्न है लुटेरा में प्रत्यय बताइए। तो देखिए लुटेरा का प्रत्यय कैसे निकलेगा, इसे दो भागों में विभाजित करेंगे, तो यह हो जाएगा लूट धन एरा। तो यहाँ पे लूट और एरा। अब देखिए प्रत्यय क्या होता है, जो किसी मूल शब्द के पीछे लगता है, तो यहाँ पे देखिए हमारा मूल शब्द है लूट और इसके पीछे क्या लगा है, एरा शब्द लगा है, तो एरा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष कौन सा है। अब देखिए पहले तो समझ लेते हैं विशेषण और विशेष क्या होता है। तो विशेषण मतलब ऐसा शब्द जो किसी चीज की विशेषता बताए, और विशेष मतलब जिस चीज की विशेषता बताई जाए। मतलब जैसे यहाँ लिखा है पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि बताया जा रहा है पीली साड़ी, मतलब साड़ी कैसी है, पीली है। तो साड़ी की विशेषता बताया जा रहा है कि साड़ी कैसा है, तो साड़ी पीले रंग का है। तो पीली क्या हो गया, हमारा एक शब्द है जो कि विशेषता बता रहा है ना, कि साड़ी पीली है। और किसकी विशेषता बता रहा है, साड़ी की विशेषता बता रहा है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो हमारा विशेष्य हो जाता है। तो यहाँ पे अब देखिए पहले विशेषण, तो विशेषण क्या है हमारा पीली, विशेष क्या है साड़ी, तो ये हो जाएगा पीली साड़ी। तो देखिए पीली और ये साड़ी, ये हमारा विशेषण और विशेष्य वाला जोड़ा है। चलिए अगला प्रश्न, विशेषण का प्रयोग कब होता है, विशेष्य से पहले, विशेष्य के बाद, या दोनों परिस्थितियों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों परिस्थितियों में। देखिए कैसे होता है, तो देखिए विशेष्य से पहले कैसे होता है, तो यहाँ पे अगर मैं एक वाक्य बोलता हूँ जैसे कि काले बादल छाए हैं, काले बादल, बादल कैसे हैं, काले हैं। देखिए यहाँ पे काले विशेषण है, विशेष्य से पहले काले इस्तेमाल हुआ है, तो विशेषण का प्रयोग यहाँ पे विशेष्य से पहले हुआ। अब देखिए विशेष्य के बाद कैसे होता है, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कल बादल छाए थे ना, वो बादल कैसे थे, मैं बोलूंगा बादल काले थे। अब देखिए विशेषण जो है वो अब विशेष्य के बाद इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं विशेषण का प्रयोग हम विशेष्य से पहले भी कर सकते हैं और विशेष्य के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प वर्ग का उच्चारण स्थान है। देखिए प, आप अभी बोल कर देख सकते हैं प, प। तो देखिए जब आप प वर्ग का उच्चारण करते हैं तो आपके जो दोनों होंठ हैं वो दोनों होंठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इसका अर्थ है कि जो प वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, नवग्रह में कौन सा समास है, द्विगु तत्पुरुष द्वंद्व या कर्मधारय। तो देखिए नवग्रह, अब नवग्रह मतलब क्या होता है, नवग्रह का मतलब होता है नौ ग्रहों का समूह। तो देखिए हमें पता है जहां पे पहला शब्द संख्यावाची हो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे द्विगु समास हो जाता है। तो नवग्रह, नवग्रह मतलब नौ ग्रह, तो देखिए पहला शब्द इसका क्या है, संख्यावाची, इसलिए यह द्विगु समास हो गया। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो बाकी को भी कंपेयर कर सकते हैं। देखिए जैसे नवग्रह, क्या यहाँ पे किसी कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, नहीं हो रहा, तो तत्पुरुष समास नहीं है। द्वंद, क्या यहाँ पे इन दो शब्दों के बीच में किसी प्रकार का द्वंद उत्पन्न हो रहा है, या क्या एक दूसरे के विलोम है, या फिर यहाँ पे और शब्द का लोप हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो यहाँ पे द्वंद समास भी नहीं है। कर्मधारय, क्या यहाँ पे विशेषण और विशेष्य का संबंध है इनके बीच में, नहीं है ना। तो देखिए बाकी को भी आप इस तरीके से जांच कर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है नालायक शब्द में कौन सा समास होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर पहले बता देता हूँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, नए तत्पुरुष समास। देखिए कैसे हुआ नए तत्पुरुष समास, तो नालायक शब्द का अगर समास विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा न लायक, यानी जो लायक नहीं है। तो याद रखिएगा कोई भी ऐसा तत्पुरुष समास जहां पे प्रथम पद क्या हो, न, ना, अ या अन, इस तरीके का अगर शब्द हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे न ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कि इसका पहला पद क्या होता है आपका, निषेधात्मक होता है। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, आप समझिएगा वहां पे क्या है, न ये तत्पुरुष समास है। चलिए अगला प्रश्न, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, या उभय लिंग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पुल्लिंग है। देखिए कैसे पता चला, तो दही शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं हम किस तरीके से बोलते हैं, जैसे हम इसको ऐसे बोलते हैं कि दही जम गया, या दही जम रहा है। इस तरीके से तो नहीं बोलते कि दही जम रही है, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं बोलते, दही जम रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग नहीं होगा। और हिंदी में नपुंसक लिंग और उभयलिंग तो होता ही नहीं है। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। चलिए अगला प्रश्न,
गरिमा का विलोम शब्द है, तो याद रखिएगा गरिमा का विलोम शब्द क्या हो जाता है, लघिमा हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लंगिमा। मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन है। देखिए मोहन क्या है, क्या वो किसी जाति है या समूह का नाम है या व्यक्ति का नाम है या भाव का नाम है। तो देखिए मोहन क्या है, व्यक्ति का नाम है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुआं शब्द है। तो देखिए जो कुआं है वो क्या है, वो हमारा तद्भव शब्द है, इस बात को याद रखिएगा। अगर हम बात करें इसके तत्सम शब्द की, तो याद रखिएगा कुआं का तत्सम शब्द कूप होता है। ठीक, अगर परीक्षा पूछ दे तो याद रखिएगा कुआं का तत्सम शब्द कूप होता है। अगला प्रश्न, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो याद रखिएगा सूर्य का स्त्रीलिंग हो जाता है सूर्या। चलिए अगला प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो देखिए याद रखिएगा कवि का स्त्रीलिंग रूप हो जाता है कवित्री। ठीक, क्या हो जाता है, कवित्री। अब कभी कभी परीक्षा में आपको इस तरीके से भी लिखा दे देता है कवित्री, है ना, मतलब पहला ऑप्शन ऐसा देगा, दूसरा ऑप्शन आपको ऐसा देगा, तीसरा ऑप्शन ऐसा, मतलब दोनों ऑप्शन देगा, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। तो वहां पे आप इसको टिक लगाना, कभी कभी लोग इसको लगा देते हैं और गलत हो जाता है, तो ये नहीं है, ये सही है कवित्री। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है, स्वर संधि होता है, फिर व्यंजन संधि होता है, और तीसरा आपका विसर्ग संधि होता है, जो कि हम सबका फेवरेट हुआ करता था बचपन में, क्योंकि सबसे आसान थे तो पहचानना, विसर्ग को देखते थे और पहचान लेते थे विसर्ग संधि, तो बहुत अच्छा लगता था विसर्ग संधि, है ना। चलो अगला प्रश्न, देव्यागमन में संधि है। देखिए देव्यागमन में कौन सी संधि है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यड़ संधि। देखो कैसे पता चला, तो देव्यागमन का संधि विच्छेद करके देख लो। तो देव्यागमन का संधि विच्छेद होता है देवी धन आगमन, देव्यागमन। तो देखिए देवी का ई और आगमन का आ, दोनों मिलकर क्या बन रहा है, दिव्या य। देखिए यहाँ पे य आ गया है ना, देवी धन आगमन, देवी आगमन, य यहाँ पे जुड़ गया है। तो हमें पता है यह स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है, कि यदि ई, उ या री के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। तो इस बात को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को की कारक की विभक्ति है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कर्म। याद रखिएगा किसी वाक्य में अगर को कारक चिन्ह लगा है तो वहां पे कौन सा कारक विभक्ति लगेगा, वहां पे कर्म कारक विभक्ति लगेगा। ठीक है, अब चिन्हों के अलावा आप लोगों को अर्थ भी मैंने कहा है कि आप लोग को जानना जरूरी है, तो अर्थ समझिएगा। कर्म कारक में क्या होता है कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के द्वारा किया गया क्रिया का प्रभाव किसी चीज पे पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं माँ ने बच्चे को सुलाया, तो क्रिया क्या है, सुलाना, सुलाना एक क्रिया है, और इसका प्रभाव किसी पे पड़ रहा है क्या, हाँ इसका प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है, बच्चे पे पड़ रहा है। ठीक है, कि बच्चे को सुलाया तो बच्चा क्या हुआ, सो गया। तो जब क्रिया का प्रभाव किसी चीज पे पड़े वहां पे क्या हो जाता है, कर्म कारक होता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हमारा यह रिवीजन सेट का भाग 2 था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप उसे भी कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम किसी अन्य टॉपिक पे भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को एमसीक्यूज चाहिए या आप लोगों को डिटेल्ड वीडियो चाहिए कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड, तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, अगर आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, धन्यवाद।